बाद से भारत को झटका, बड़े प्रोजेक्ट पर छाए संकट के बादल। नहीं जमा करा पा रहे 2000 का नोट, 19 शहरों में बदलने का है मौका। अडानी की कंपनी को लगी इजरायल की नजर, 6 घंटे में 8,561 करोड़ रुपए हुए स्वाहा। मिस्राल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शेयर में दिखी बड़ी गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने इस बार 107 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के लिए एथलीट्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन इसका थोड़ा श्रेय पाने के हकदार मुकेश अंबानी, रतन टाटा और गौतम अडानी के साथ साथ कई और कॉरपोरेट्स को भी जाता है। इनकी मदद की बदौलत ही ये एथलीट्स एशियन गेम्स में मेडल्स जीतने में सफल रही हैं। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले अधिकतर एथलीट्स को रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप के अलावा JSW ग्रुप ने भरपूर सपोर्ट पहुंचाया है। इनमें एथलीट्स को तैयारी के लिए इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दिलवाना शामिल है। साथ ही स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप और अन्य तरीकों से उनकी मदद कॉरपोरेट्स ने की है। यही कारण है कि इस बार एशियन गेम्स की टैली में भारत चौथे नंबर पर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन चलाती हैं। उनका कहना है कि फाउंडेशन ने जिन एथलीट्स की मदद की वो एशियन गेम्स में देश को 12 मेडल दिलाने में सफल रहे। रिलायंस फाउंडेशन देश के युवा टैलेंट को निखारने में लगा हुआ है। इंडियन ओलंपिक गेम और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ वह प्रिंसिपल पार्टनर है, जो देश में 10 से ज्यादा खेलों के 200 से ज्यादा एथलीट्स को स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग देता है। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के सभी कारोबार एक एक करके बिकने की कगार पर पहुंच गए हैं। कभी देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में से रिलायंस कम्युनिकेशन चलाने वाले अनिल अंबानी के बिजनेस का क्राउन रही रिलायंस कैपिटल भी बिकने वाली है। इस कंपनी का अधिग्रहण हिंदुजा ग्रुप करने जा रहा है, जिसके लिए उसने 6,660 करोड़ रुपए की रकम जुटाने का काम शुरू किया है। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने खबर दी है कि हिंदुजा ग्रुप $80 करोड़ जुटाने की कवायद कर रहा है, ताकि रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण को अंजाम दिया जा सके। कंपनी इसके लिए प्राइवेट क्रेडिट फंड के माध्यम से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल एक समय में देश की सबसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी थी। ये शैडो बैंक की तरह काम करती थी, यहाँ तक कि सरकार के PF फंड का एक हिस्सा भी उनकी कंपनी संभाला करती थी। रिलायंस कैपिटल का ही हिस्सा रही रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक थी। साल 2021 में रिलायंस कैपिटल को केंद्रीय बैंक ने टेक ओवर कर लिया था। इसकी वजह कुछ सालों के भीतर ही देश के अंदर 5 बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का डिफॉल्ट कर जाना है। हम लोन ने सभी के लिए घर लेना काफ़ी आसान कर दिया है, फिर भी कभी कभी इसकी मंथली EMI भारी लगने लगती है। कई बार समय से पहले होम लोन पूरा चुकाने के लिए पैसे होने के बावजूद इसे पूरा नहीं चुका पाते, क्योंकि हमारे पास सही जानकारी नहीं होती। इसी वजह से ये अक्सर समय से पहले होम लोन चुकाते वक्त अधिकतर लोग गलतियां कर बैठते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं। ऐसे में आपको 5 बातों का बेहद ही ख्याल रखना होगा, जिससे कि आप नुकसान से बच सकते हैं। लोन देने वाले बैंक और NBFC अपने ग्राहकों को समय से पहले लोन पूरा चुकाने की सुविधा देते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की अलग शर्तें होती हैं। हालांकि कई बार इनमें कुछ हिडन चार्जेस वाली शर्तें होती हैं, तो कई बार जिसकी वजह होम लोन समय से पहले चुकाने का कोई फायदा आपको नहीं मिलता।
भारत ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा हासिल इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर पर सहमति बनना था। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है, लेकिन G20 के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी वजह इजराइल के ताज़ा हालात हैं। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर की खास बात यह है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। ये भारत को सीधे खाड़ी और पश्चिमी देशों से जोड़ेगा। ये भारत के निर्यात को बढ़ाने का काम करेगा। वहीं भारत के प्राचीन मसाला रूट को जीवंत करेगा, जिसकी बदौलत एक समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था। G20 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने सहमति जताई थी। इस इकोनॉमी कॉरिडोर में भारत समुद्री मार्ग में खाड़ी देशों के साथ जुड़ेगा और वहां से स्थलीय मार्ग से यूरोप को जोड़ा जाएगा। इससे भारत के पश्चिमी तट से यूरोप के सुदूर हिस्से तक व्यापार आसान हो जाएगा। नोटबंदी के समय लोगों के हाथ तक पहुंचने 2000 के नोट अब बीते दिनों की याद बनने वाले हैं। सरकार ने इन्हें चलन से बाहर कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को 7 अक्टूबर तक का समय दिया था कि वह बैंकों में 2000 के नोट बदल ले। अगर आपके पास अब भी अपने नोट पूरी तरह नहीं बदल पाए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अब भी देश के 19 शहरों में 2000 के नोट बदल सकते हैं। यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सरकार ने 2000 के नोटों को भले ही चलन से बाहर कर दिया हो, लेकिन इनका लीगल टेंडर अभी भी बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर 2000 के नोट अभी भी अवैध नहीं हुए हैं। इन नोटों को अब भी आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस में एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर आप इन शहरों में आरबीआई के रीजनल ऑफिस पर 2000 के नोटों को बदलवाना चाहते हैं तो नियम पुराने ही लागू होंगे। मतलब आप अब एक बार भी 2000 के नोट 10 यानी 20,000 रुपए ही बदलवा सकेंगे। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप अपने नोट आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भारतीय डाक से भिजवा सकते हैं। साथ में आपको अपनी बैंक डिटेल भेजनी होगी ताकि नोटों का अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमास की ओर से इजराइल पर किए गए एक के बाद एक जबरदस्त हमलों के बाद दोनों देशों के बीच मामला गर्म होता जा रहा है। इस बीच भारत ने हमास के हमलों पर इजराइल का समर्थन किया है। वहीं इजराइल और हमास युद्ध के चलते भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी पोर्ट का कारोबार इजराइल में भी है। सोमवार को अडानी ग्रुप की यह कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। शेयरों में इस गिरावट की वजह से कंपनी का मार्केट कैप में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के कारण अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड की मार्केट वैल्यू में 8,561 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के शेयरों में 4.85% की गिरावट रही। करीब 40 अंक लुढ़क कर अडानी की कंपनी का शेयर 790.45 रुपए पर आ गया। शुक्रवार को जब शेयर बाजार बंद हुआ तब इस कंपनी का शेयर 830.50 पैसे पर था, लेकिन सोमवार को बाजार खुलते ही अडानी पोर्ट्स के शेयरों में जोरदार गिरावट देखी जाने लगी। सोमवार को सुबह 9:30 बजे शेयर में 801 रुपए की स्तर पर आ गया, जब बाजार बंद होते होते 90 रुपए के स्तर पर आ गया। केवल 6 घंटे में 8,500 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पवन मुंजाल पर कानून का शिकंजा पहले से ज्यादा कस गया है।
दिल्ली पुलिस ने ब्रेन्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स की शिकायत पर केस दर्ज किया। ये मामला फर्जी बिल बनाने और लेन देन में हेराफेरी से जुड़ा है। आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, वो आपको बता देते हैं। दिल्ली पुलिस ने पवन मुंजाल के खिलाफ 5 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 463, 464, 467, 468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया। उन्हें कुल मिलाकर 5 लोगों का नाम FIR में दर्ज है। इसमें कंपनी और उनके ऑफिसर्स विक्रम कासेबेकर और हरि गुप्ता शामिल हैं। साथ में मंजुला बनर्जी का नाम भी FIR में, जो 2009 से 2010 के बीच में कंपनी ऑडिटर कर रही थी। दरअसल ये मामला 2009 से 2010 के बीच ब्रिंस लॉजिस्टिक के नाम पर फर्जी बिल बनाए जाने, पैसों की हेराफेरी करने और जालसाजी करने से जुड़ा है। ब्रिंस लॉजिस्टिक का कहना है कि हीरो मोटोकॉर्प्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2009 को खत्म हो गया। ऐसे में उसके बाद जारी सभी बिल फर्जी हैं। इन फर्जी बिल के माध्यम से टैक्स की चोरी को अंजाम देने का आरोप भी हीरो मोटोकॉर्प्स पर लगा है। ब्रेन्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड हीरो मोटोकॉर्प्स को ठेके पर मैन पावर की सप्लाई करती थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ब्रेन्स के नाम पर जो कथित फर्जी बिल जारी हुए, उन पर हीरो मोटोकॉर्प्स की मुहर लगी हुई थी। भारत में अभी फेस्टिव सीजन पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ और बाजार में बहार देखने को मिल रही है। फेस्टिव सीजन को यूं तो हर तरह की खरीदारी के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन गाड़ियों की खरीद के लिए ये बेस्ट सीजन होता है। मौजूदा 65,000 से ज्यादा गाड़ियां की संख्या अक्टूबर के सेकेंड हाफ में और ज्यादा हो सकती है। ताजा डेटा इस ओर भी इशारा करता है कि देश में अब भी 2 व्हीलर्स ही सबसे ज्यादा लोगों की चॉइस है। भारत में ऑटो कंपनी और उनका संगठन सियाम हर महीने फैक्ट्री से डिस्पैच होने वाली गाड़ियों की डिटेल शेयर करता है, जबकि रिटेल में इनकी सेल काफ़ी अलग होती है। आखिर में डीलर्स की दुकानों से गाड़ियों की रिटेल सेल कितनी होती है, ये काम डीलर्स का संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन करता है। फाडा ने ताज़ा डेटा सितंबर 2023 की सेल का शेयर किया है, जिससे पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर में गाड़ियों की टोटल सेल 20.36% बढ़ी है। पिछले साल सितंबर में देश के अंदर टोटल 15,63,735 गाड़ियां बिकी थीं, जो इस साल 18,82,071 गाड़ियां हो चुकी हैं। देश में बिकने वाली कुल गाड़ियों की बात की जाए तो करीब 70% गाड़ियां सिर्फ 2 व्हीलर्स रही हैं। सितंबर 2023 में देश के अंदर 13,12,101 लगातार आपको बता दें कि 13,12,101 टू व्हीलर्स की सेल हुई है, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स की सेल सिर्फ 3,32,248 यूनिट रही है। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो 2 व्हीलर की जो सेल है उसमें 21.68% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि पैसेंजर्स व्हीकल की सेल में ग्रोथ महज 19.03% रही है। इजराइल पर हमास के हमले का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। सोमवार के शुरुआती सत्र में BSE के सेंसेक्स में 407.19 अंक टूटकर 65,588.44 अंक पर आ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 142.70 अंक के नुकसान से 19,510.80 अंक पर कारोबार कर रहा था। भारतीय शेयर बाजार की इस गिरावट के चलते शुरुआती सत्र में BSE के मार्केट कैप 2.42 लाख करोड़ रुपए कम हो गए हैं। शुक्रवार को बाजार बंद होने तक BSE
लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3,19,86,272.55 रुपए था। आपको बता दें कि बाजार के जानकारों के मुताबिक निवेशक इजराइल हमास संघर्ष के बीच बाजार में अनिश्चितता का माहौल है, जिसकी वजह से निवेशक जोखिम उठाने से बच रहे हैं। आज बाजार में जिन शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील, टाइटन, इंडसइंड बैंक और एशियन पेंट्स के शेयर भी शामिल हैं। वहीं HCL, टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा के शेयर लाभ के कारोबार कर रहे हैं। भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन महंगाई के चलते इस बार फेस्टिव सीजन की मिठास फीकी रह सकती है। इस दौरान कई खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। महंगाई का असर सबसे ज़्यादा चीनी पर पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें कई सालों के हाई लेवल पर पहुंच गई हैं, जिसका असर अब डोमेस्टिक मार्केट में भी दिखने लगा है। त्योहारी सीजन में चीनी की कीमतें बढ़ने से मिठाइयों की मिठास गायब हो सकती है। ग्लोबल मार्केट से लेकर के घरेलू बाजार में चीनी का क्या हाल है वो आपको बता देते हैं। जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ग्लोबल कीमतें सितंबर में 13 साल के हाई पर पहुंच गईं। वहीं ग्लोबल बाजार में चीनी के बढ़ते दाम से भारत में इसका असर दिखाई दिया। अल नीनो के चलते भारत और थाईलैंड में गन्ने की फसल पर असर पड़ा है, जिसके कारण चीनी की कीमतों में इतना उछाल आया। इससे पहले साल 2010 में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई। वहीं कंज्यूमर मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र की एक्स मील कीमत बढ़कर वर्तमान में 3,630 से 3,670 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो 1 अगस्त को 3,520 से 3,550 रुपये प्रति क्विंटल थी। उत्तर प्रदेश में एक महीने में लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने की संभावना है, यानी 1 रुपये प्रति किलो तक चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। F&O का शुगर प्राइस इंडेक्स लगातार दूसरे महीने बढ़ा है। सितंबर महीने की रिकॉर्ड तेजी से पहले अगस्त महीने में इस सूचकांक में तेजी देखी गई। जानकारों के मुताबिक इसका कारण अल नीनो है, जिसके चलते गन्ने के उत्पादन खराब हुआ है। अगर गन्ने की उपज प्रभावित होगी तो सीधे तौर पर चीनी के प्रोडक्शन और कीमतों पर असर पड़ेगा। फिलहाल चीनी की कीमतों में अभी राहत मिलने का कोई आसार नजर नहीं आया। लोगों को फेस्टिव सीजन में भी महंगी चीनी का फिलहाल राहत मिल पाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। इस साल की सर्दियां खास होने वाली हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एयर इंडिया की टाटा ग्रुप के पास जाने के बाद उनके कायाकल्प का इंतजार कर रहे हैं। इन सर्दियों में एयर इंडिया के नए डिज़ाइन वाले विमान भारत आना शुरू हो जाएंगे। चंद महीने पहले ही एयर इंडिया ने अपना नया लोगो जारी किया। अब उसके नए डिज़ाइन वाले एयरक्राफ्ट का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया। एयर इंडिया ने जहां 470 नए विमानों का ऑर्डर दिया, वहीं अपनी पूरी फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए करीब 3,320 करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। इसमें विमानों के इंटीरियर में बदलाव से लेकर एक्सटीरियर को नया लुक देना शामिल है। इसी के साथ विस्तारा के एयरक्राफ्ट्स को भी एयर इंडिया के रंग रूप में ढाला जा रहा है, क्योंकि जल्द ही दोनों कंपनियों का मर्जर होने वाला है। एयर इंडिया ने शनिवार को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए डिज़ाइन वाले एयरक्राफ्ट का लुक जारी किया और कैप्शन में दिया, ये है नए एयरबस A350 का फर्स्ट लुक। ये फ्रांस के टाउल आउच में पेंट हो रहा है और इस साल सर्दियों में ये घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल भी शुरू हो गई है। हाल ही में अमेज़ॉन पर शुरू हुई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ग्राहकों को कई प्रोडक्ट्स भारी डिस्काउंट में मिल रहा है। अमेज़ॉन की सेल में मोबाइल से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं इस सेल में SBI ग्राहकों के लिए भी शानदार ऑफर है। सेल में SBI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है।
आइए आपको बताते हैं कि सेल में आप कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अमेज़ॉन में एसबीआई के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को 10% डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं अमेज़ॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में 5% तक अनलिमिटेड कैशबैक का फ़ायदा भी ग्राहकों को मिल रहा है। वहीं अगर अमेज़ॉन पे गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। अमेज़ॉन पे लेटर से शॉपिंग करने को पर आपको 1 लाख रुपए तक का तत्काल क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। ग्राहक इस सेल में एक्सचेंज ऑफर और नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं। जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में शराब से लेकर आटे तक पर लगने वाले टैक्स को लेकर ऊपर बड़े फैसले हुए हैं। जहां एक तरफ शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर झटका लगा है। आपको बता दें कि काउंसलिंग ने बैठक में शराब को लेकर बड़ा फैसला किया। जीएसटी काउंसलिंग ने शराब पर लगने वाले कस्टमर के टैक्स का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है, यानी शराब पर लगने वाला टैक्स राज्य ही तय करेगा। इसके अलावा शराब के कस्टमर्स वाले रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी कि ईएनए को जीएसटी से राहत दे दी गई है, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ईएनए पर 18% जीएसटी लगाया गया। ऐसे में आपको बता दें कि जीएसटी की बैठक में क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और क्या महंगा हुआ है। जीएसटी काउंसलिंग बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर शुरू से ही 28% जीएसटी था। आपको बता दें कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया। ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थी क्योंकि ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते हैं और दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28% जीएसटी लग रहा था। Then there are decisions taken on the goods and services. One of the most important, which I like to say with a sense of happiness, that the GST Council wanted to participate in the year of millets, and therefore GST's role in promotion of millets is seen in that. Food preparations of millet flour in powder form containing at least 70% millets by weight, and because I'm saying millets, I want to emphasize they fall under the category of HS 1901 and not any other. We are not talking about others. दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को जीएसटी काउंसलिंग की बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत की ग्रोथ में स्टार्टअप ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों को रोजगार देने में स्टार्टअप का बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन एक तरफ जो हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की, दूसरी तरफ जीएसटी काउंसलिंग की बैठक ऐसे फैसले ले रहा है जो हमारे देश के स्टार्टअप इंडस्ट्री को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आज होने वाले जीएसटी बैठक में वित्त मंत्री ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स पर चर्चा होनी है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि आज भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप इकोनॉमी, स्टार्टअप सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें आज 50,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई चेस खेलता है, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उसको यूज करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को एक सनराइज सेक्टर इंडियन स्टार्टअप सेक्टर का माना जाता है। लेकिन दुनिया के लिए आज व्यापार कितना महत्वपूर्ण हो गया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध की स्थिति भी कई देश अपना आपसी व्यापार बंद नहीं करते। अगर किसी देश को घेरना होता है तो सबसे पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
किसी काम के बदले में दूसरा काम मानवता सभ्यता के इतिहास में जुड़े लंबे समय तक भोजन का जुगाड़ ऐसे ही किया गया, जिसे हम सब वाटर सिस्टम के नाम से जानते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपना ज्वार किसी को दे और बदले में दूध, दही, तरकारी का जुगाड़ कर ले। वहीं आप सोच कर देखिए कि 5000 साल पहले भी हमारे पूर्वज खेती और व्यापार में ये दो निश्चित तौर पर कर रहे थे। तभी तो इस सभ्यता में आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं, तो धौलवीरा और लोथल जैसे बंदरगाह देखने को मिलते हैं। बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।